नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव और आप देख रहे हैं 25 खबर 25 रिपोर्टर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको बिना ब्रेक के पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर, काम की बात और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। शुरुआत पंजाब से जुड़ी खबर से। नवजोत सिंह सिद्धू पर बीजेपी ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। पंजाब बीजेपी के इंचार्ज प्रभात झा ने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू कहीं भी जाएं, पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब बीजेपी का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू का जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पंजाब बीजेपी को झटका देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू किसका दामन थामेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा, इस बाबत पंजाब बीजेपी प्रभारी प्रभात झा का कहना है कि वो जहां मर्जी जाएं, लेकिन सिद्धू बीजेपी को मां का दर्जा दिया करते थे और कोई भी मां को छोड़कर नहीं जाता। उन्होंने सिद्धू के कदम को अनुशासन तोड़ने वाला करार दिया है। देखिए, बीजेपी ने इतने झटके देखे हैं, इसी में से हम केंद्र में सरकार में आए और 15 राज्यों में सरकार में है। इन छोटे मोटे झटकों से वो उनको सोचना चाहिए, क्योंकि वो खुद कहा करते थे पार्टी मेरी माँ है। क्या माँ के साथ ये व्यवहार करना चाहिए? पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी नेता सुरजीत जियानी भी सिद्धू और बुलारिया को नसीहत दे रहे हैं। उनका कहना है कि संगठन से ही व्यक्ति की पहचान बनती है। आप ते कदे कोई असर नहीं पैंदा। चुनाव कदे कोई बुलारिया ने वोटा नहीं पानी है, कोई नवजोत ने नहीं पानी, खाली मैंने नहीं पानी। लोग वोटा तो लोगों ने पानी है और लोगों ने कम देखना है किदा कम है, कौन किन्ने अच्छा कम किया है। वोट किसी के पीछे नहीं है, वोट संगठन पार्टी के नाल जुड़ते हो इंसान मिलते हैं, ना कली पार्टी तो ना कला इंसान। उधर अकाली दल की तरफ से बुलारिया और प्रगट सिंह को अकाली दल से सस्पेंड किए जाने पर चन्नी ने भी चुटकी लेने का मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने अकाली बीजेपी को डूबता जहाज करार दिया और दावा किया कि आने वाले दिनों में अकाली बीजेपी को छोड़ने वालों की लिस्ट और लंबी होगी। अकाली दल दा बीजेपी दा जहाज पंजाब दे समुद्र विच डुब रहा है ते पंजाब दे जेड़े अकाली दल दे चढ़े हुए लीडर है वो इन्हों फटाफट अपने आप को बचाने वास्ते छठा विपक्ष चन्नी की माने तो गठबंधन का जहाज डूब रहा है। पंकज पाई के साथ जगतार बुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। नवजोत सिंह सिद्धू के राज्यसभा से इस्तीफे के बाद पंजाब की सियासत सरगर्म है। हर पार्टी इस मुद्दे को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। श्रोमणी अकाली दल का कहना है कि उनकी पार्टी को सिद्धू में कोई दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी से तौबा कर रहे नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बेशक रुचि दिखा रही है, लेकिन अकाली दल को सिद्धू में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में जाएं या आम आदमी पार्टी में, इससे अकाली दल को कोई मतलब नहीं है। पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने साफ किया है कि ये बीजेपी का मामला है और सिद्धू जहां मर्जी जाएं, अकाली दल को उनमें कोई रुचि नहीं है। मैं की देखना है, उसकी मर्जी है। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਵਾ ਤੇ ਜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। वहीं आम आदमी पार्टी के पंजाब कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर के बयान से साफ है कि पार्टी सिद्धू को अपने खेमे में शामिल करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर सुच्चा सिंह ने ज्यादा कुछ कहने से गुरेज किया। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੋਝ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਨੂੰ पसंद करता है। वहीं कैबिनेट मंत्री सिकंदर सिंह मलूका ने सिद्धू को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से अपने पाले में करने की कोशिशों को लेकर चुटकी ली है। अंदरों अंदर ही भावें 3-4 ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਮਜੂਸ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ 117 ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ 80 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, 80 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਡਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
पार्टी के पंजाब कन्वीनर के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू के लिए आम आदमी पार्टी ही सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म साबित होगा। पटियाला से अवतार गिल और बठिंडा से गोविंद सैनी के साथ नेहा शर्मा, जी मीडिया। नवजोत सिंह सिद्धू के मामले पर सियासत में पूरी तरह से उबाल आया हुआ है। इस मामले पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के भाजपा छोड़ने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नवजोत सिंह सिद्धू का राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा बीजेपी के लिए बेशक बड़ा झटका माना जा रहा हो, लेकिन पार्टी के नेता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के मुताबिक मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और सिद्धू के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये पार्टी करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इस पार्टी में किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है आज। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कुरुक्षेत्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में दिव्यांग छात्रों के लिए आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने केंद्र की तरफ से दिव्यांगों के वेलफेयर के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। और हमारा विभाग इस देश में दिव्यांगों को सशक्त करने के लिए अनेक योजनाएं चला रहा है। उनमें उनको प्रशिक्षण है, उनका पुनर्वास है, उनको रोजगार के लिए उनको बैंक के लोन हैं और इस तरह की योजनाएं हमारे विभाग ने चलाई है। इन लोगों को जो निःशक्त हैं उनको सशक्त करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दिव्यांगों को यूनिवर्सल आईडी कार्ड दिए जाने की बात कही। कुरुक्षेत्र से राकेश रोहिला के साथ दिनेश कुमार, जी मीडिया। शिरोमणि अकाली दल से सस्पेंड होने के बाद विधायक इंद्रबीर सिंह बुलारिया और परगट सिंह ने अकाली दल के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। बुलारिया का कहना है कि उन्हें सच बोलने की सजा दी गई है। इंद्रबीर सिंह बुलारिया और परगट सिंह को शिरोमणि अकाली दल से निलंबित कर दिया गया है। अकाली दल के दोनों विधायक आज मीडिया के सामने आए और अपने निलंबन को सच और लोगों की आवाज उठाने की सजा बताया। शिरोमणि अकाली दल से निलंबित होने के बाद विधायक इंद्रबीर सिंह बुलारिया और परगट सिंह के सुर तीखे हो गए हैं। दोनों ने ही अकाली दल के खिलाफ आवाज निकालना शुरू कर दिया है। बुलारिया और परगट सिंह के मुताबिक उन्हें सच बोलने की सजा दी गई। दोनों ने कहा कि वो लोगों के मुद्दे उठाते थे, उनकी आवाज उठाते थे, इसलिए उन्हें ये सजा दी गई है। विवादां 'ਚ लोगां दे मुद्दे चुक्कण करके विवादां विच रहे और मैं समझदा भी जे लोगां दी आवाज चुकनी कोई गुनाह ताया गुनाह ते इंद्रबीर बुलारिया बार-बार करेगा, ऐ रुकण वाला नहीं। लोगों के मुद्दे उठाना इनडिसिप्लिन है तो मैं ऐसी इनडिसिप्लिन करता रहूँगा। ये मेरे को डिसमिस या सस्पेंड करते हैं। अगर सिस्टम में रह के भी प्रोटेस्ट को इनडिसिप्लिन बोलते हैं तो मैं हूँ। बुलारिया और परगट सिंह ने अकाली दल में वापसी की संभावनाओं को नकारते हुए कहा कि अगर लोगों की आवाज उठाना अनुशासनहीनता है तो ऐसी अनुशासनहीनता वो करते रहेंगे। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜਨ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ समझ के फैसला समा आने दो, मैं बिल्कुल सबको बता दूं। अकाली दल, आम आदमी पार्टी या कोई अकाली दल ने तो सस्पेंड ही कर दिया। नहीं, वापसी का कोई इरादा? वापसी का कोई इरादा ही नहीं है। मैं ऐसी कभी बात नहीं करता जहां, क्योंकि मैं इसलिए नहीं आया था पॉलिटिक्स में। बहुत से लोगों की तो रोजी रोटी। बुलारिया और परगट सिंह ने भले ही अपनी आगामी रणनीति का खुलासा ना किया हो, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वो सियासत में बने रहेंगे, लेकिन शिरोमणि अकाली दल में वापसी नहीं करेंगे। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। शिरोमणि अकाली दल से निलंबित किए गए इंद्रबीर बुलारिया और परगट सिंह को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। अकाली दल का कहना है कि दोनों के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने बिना नोटिस के इनके निलंबन को गलत बताया। परगट सिंह का दावा है कि उन्हें लोगों के हक की आवाज उठाने की सजा मिली है। बावजूद इसके उन्होंने आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाते रहने की बात कही, जिस पर अकाली दल प्रधान ने कहा कि जो लोग अकाली दल से निकाले जाएंगे या छोड़कर जाएंगे उनमें पार्टी के प्रति समर्पण की कमी है और इससे अकाली दल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पार्टी पूरी तरह मजबूत है। एक्टिविटी ਜਿਹੜੀ ਸਨ
ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਵੀ ਡੋਂਟ ਫੀਲ देयर दैट लॉयल्टी फैक्टर इज नॉट देयर, सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अकाली दल ही है, अकाली दल इज वेरी स्ट्रांग। उधर भटिंडा में सुच्चा सिंह छोटेपुर ने पूर्व हॉकी खिलाड़ी परगट सिंह की जमकर प्रशंसा की। साथ ही परगट सिंह के इच्छा जाहिर करने पर पार्टी में शामिल किए जाने के संबंध में विचार करने की बात कही है। खास प्रगट करनगे परगट सिंह ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਦਾ। परगट सिंह ने तो देश की हाकी च अगवाई की है, अच्छा छवि वाला इंसान आ, वधिया बंदा। जे वो आउण दी खास प्रगट करेगा फिर असीं उहदे ते कमेंट्स करांगे। अकाली दल के विधायक बिरसा सिंह बलटोहा की माने तो परगट सिंह खेल मंत्री बनना चाहते थे। ख्वाहिश पूरी नहीं होने पर उन्होंने पार्टी की मुखालफत शुरू कर दी। सब परगट सिंह ये महसूस करते सी कि मैं एज ए ऑफिसर, एज ए डायरैक्टर सपोर्ट्स में MLA तो 1000 गुना चंगा सी। मैंने खुद कहते रहे ने कि यार कितने मैंने लिया के फसाता है कि MLA की की औकात है। आंदा अगे मेरे को आन के MLA स्पोर्ट्स का समान मंगते सी, स्पोर्ट्स के संबंधित फंड्स मंगते सी या स्पोर्ट्स से संबंधित डिवेलपमेंट के मंगते सी। हुण मैं जाके अंदर पहला चुकी फिरदा। इस करके जिहड़ा उन्हां दे विच डिप्रैशन सीगी तो वो मेरा ख्याल चाहते सी कि मैनूं जिहड़ा स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया जाए, जो मैं महसूस किया है। अकाली दल परगट सिंह को निलंबित कर चुका है। परगट सिंह भी अकाली दल को गुड बाय करने का मूड बना चुके हैं, जबकि आम आदमी पार्टी मौके को कैश करने की तैयारी में दिख रही है। पटियाला से अवतार गिल, भटिंडा से गोविंद सैनी, अमृतसर से राजन कुसाई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में आज राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस की बैठक ली। बैठक में पंजाब में अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से पंजाब कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में कैप्टन अमरिंदर सिंह, अंबिका सोनी, CLP लीडर चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई लीडर शामिल हुए। राहुल गांधी ने ये मीटिंग रिव्यू मीटिंग के तौर पर देखा जा रहा है कि पिछले 2 महीनों में कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति रही है, किस तरह से पंजाब में चुनाव प्रचार को लेकर उतरी है और आने वाले दिनों में कांग्रेस किस तरह से जो चुनाव प्रचार पर उतरेगी। कांग्रेस के CLP लीडर चरणजीत सिंह चन्नी ने जानकारी देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी भी जो है पंजाब में नजर आएंगे। इसके अलावा मैनिफेस्टो को लेकर भी चर्चा की गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और कांग्रेस जो है आने वाले दिनों में जल्द युवाओं, किसानों को मुख्य तौर पर रखते हुए मैनिफेस्टो जारी करने जा रही है। इसके अलावा क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कांग्रेस अलग अलग बयान दे रही है, इसको लेकर भी चर्चा की गई कि विधानसभा चुनाव में किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कांग्रेस की क्या कुछ भूमिका रहने वाली है और किस तरह से आने वाले दिनों में कांग्रेस जो है पंजाब में मैदान में उतरेगी। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। पंजाब सरकार की भगत पूर्ण सिंह बीमा योजना पर भी पंजाब में राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष इसे सरकार का चुनावी कदम बता रहा है। पंजाब सरकार की ओर से चलाई जा रही भगत पूर्ण सिंह सेहत बीमा योजना को लेकर किसानों में जागरूकता की कमी पाई जा रही है। इस योजना के तहत किसान और उसके पारिवारिक सदस्यों को 50,000 रुपए के इलाज की मुफ्त सुविधा दी जाती है। केंद्र सरकार ने फसलों का बीमा शुरू किया तो पंजाब सरकार ने किसानों का बीमा शुरू किया है भगत पूर्ण सिंह स्कीम के तहत, और इस स्कीम में किसानों को फायदा भी हो रहा है। इस स्कीम के तहत किसान और उसके पारिवारिक सदस्यों को 50,000 रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके लिए किसानों को उन अस्पतालों की लिस्ट भी दी जाएगी जहां ये सुविधा उपलब्ध होगी। भगत पूर्ण सिंह सेहत बीमा योजना है जिहड़ी इहदे विच पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇ ਫਾਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੰਨਾ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਉਸ ਨੂੰ डिजिटाइज करके ਉਹਦੇ कार्ड बना देते गए। इस बीमा का प्रीमियम भी पंजाब सरकार द्वारा दिया जाएगा और किसानों की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा।
ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁਫਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਇਲਾਜ 50,000 ਤੱਕ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ 50,000 ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਾਏ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है इसकी सहायता करेगी। जिन किसानों के भगत पूरन सिंह स्कीम के तहत कार्ड बन चुके हैं उन्हें ये स्कीम काफी फायदेमंद नजर आ रही है, पर किसानों में जागरूकता की कमी भी देखी जा सकती है। देखो जी फायदा तो हैगा ही, कार्ड मिलने ते किसी भी हॉस्पिटल जी जाइए तो भराण दे नाल कोई ना कोई फायदा तो होएगा ही अगर ये सरकार ने स्कीम बनाई है। फायदा तो बने तो पता लगूगा हले तो अपन मिले नहीं कुछ भी, आधार कार्ड न बने, वोट कार्ड मिले कार्ड बने नहीं कार्ड मिले नहीं सानू हले। भरिया तो फार्म? हाँ फार्म भरिया है। देखो हुण यूज करने वाली पता लगेगा ना जी, हले तो वो सानू दे के बना के असीं रख लिया है। फिर भी जो ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ 50,000 तक का कैश ਅਸੀਂ देवांगे। पंजाब सरकार की इस योजना को लेकर प्रदेश के चुनावी मौसम में सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने इस योजना को चुनावी कदम करार दिया है। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ संदीप ओबरॉय, जी मीडिया। भारी बारिश के चलते नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को हर साल मानसून के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ पेश आया है आनंदपुर साहिब में सतलुज किनारे बसे लोगों के साथ। आनंदपुर साहिब में सतलुज दरिया के किनारे बसे ग्रामीणों ने बिना सूचना दिए भाखड़ा डैम पर पानी छोड़े जाने का आरोप लगाया है। मॉनसून के चलते पहाड़ों पर जमकर बारिश हो रही है, जिसका असर मैदानों पर भी पड़ने लगा है। भारी बारिश के चलते सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में भाखड़ा बांध प्रबंधन को ज्यादा पानी छोड़ना पड़ रहा है, जिसका असर सतलुज किनारे बसे लोथीपुर, चंदपुर, गजपुर, हरिबाल जैसे दर्जनों गांवों पर पड़ रहा है। ग्रामीणों की माने तो प्रशासन भाखड़ा डैम से पानी छोड़ने से पहले कोई सूचना या अलर्ट जारी नहीं करता। कोई इस बार जो वहाँ इन्ना पानी है सानू किसी ने भी मतलब अलर्ट नहीं किया कि इन्ना पानी आ रहा है, ਅਸੀਂ मतलब ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪ ਮਕਾਨ ਛੱਡੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ चले गए। दूसरी तरफ जिला उपायुक्त ने दावा किया है कि प्रशासन बांध से पानी छोड़ने से पहले बाकायदा मुनादी करवाता है और उसके बाद ही बांध से पानी छोड़ा जाता है। उन्होंने इन्फॉर्मेशन आती है, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक असीं सारे एरिया जिहड़ा अलर्ट कर दीदा है, इसे उत्थे जिहदी मुनादी करा के ते लोगों नूं दस दीदा कि इन्ना पानी आ रहा है, इस करके वो अपनी सेफ्टी। जिला प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक मामला सीएम और डिप्टी सीएम के संज्ञान में है और इस बार समस्या का पुख्ता हल निकाला जाएगा। बादल साहब ने मिले, सुखबीर बादल जी और बड़े बादल साहब इस समस्या को पूरी तरह समझते हैं और उन्होंने इस बार मैं पूरे विश्वास कह सकता है कि इस समस्या का परमानेंट हल जल्दी हो। वहीं जिला प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन किए जाने की बात कह रहे हैं। विमल कुमार, जी मीडिया, श्री आनंदपुर साहिब। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से शुरू होगा। ये फैसला हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिया गया। साथ ही गेस्ट टीचर्स की अकस्मात मृत्यु पर परिवार को मुआवजा देने पर भी मोहर लगाई गई। हरियाणा विधानसभा का मानसून सेशन 19 अगस्त से शुरू होगा। यह फैसला हरियाणा मंत्रिमंडल की चंडीगढ़ में हुई बैठक में लिया गया। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें 9 मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र को बुलाने को लेकर फैसला लिया गया, जिसके तहत सत्र को बुलाने की तारीख 19 अगस्त तय की गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस बाबत बैठक के बाद जानकारी दी। हरियाणा विधानसभा का जो आगामी सत्र है 19 अगस्त से बुलाने का निर्णय किया गया है। 19 अगस्त से। इसके अलावा कैबिनेट ने अतिथि अध्यापकों की अचानक मौत होने पर उनके परिवारों को वित्तीय सहायता दिए जाने के फैसले पर भी मोहर लगाई है। सरकार का पहले ही निर्णय है कि जो कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर जिनको वित्तीय सहायता दी जाती है उसमें तदर्थ कर्मचारी भी हैं, दैनिक मजदूरी वाले भी हैं। एक गेस्ट टीचर्स का और जोड़ दिया गया है।
हरियाणा मंत्रिमंडल ने खेल परिषद विधेयक 2016 को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। आज हरियाणा सरकार ने एक अहम फैसला किया है कि हरियाणा खेल परिषद विधेयक 2016 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जो स्पोर्ट्स काउंसिल का था उसको मंजूरी दे दी गई है। मंत्रिमंडल ने हरियाणा खेल परिषद के गठन को भी मंजूरी दे दी है और इसके अलावा भी और कई अहम फैसले इस बैठक में लिए गए। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना को लेकर हरियाणा सरकार खासी उत्साहित नजर आ रही है। प्रदेश सरकार इस योजना को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है और इसी के लिए प्रदेश के कृषि मंत्री 21 जुलाई से पैदल यात्रा निकालेंगे, जिसमें बीमा कंपनी के कर्मचारी भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसान ज्यादा से ज्यादा जागरूक रहे, इसके लिए हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ 11 जुलाई को पैदल यात्रा निकालेंगे। ओम प्रकाश धनखड़ की पैदल यात्रा में बीमा कंपनी के कर्मचारी भी शामिल होंगे। हरियाणा सरकार द्वारा केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना का प्रचार और प्रसार करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। इसी के तहत हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ अब इस योजना को हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। 21 जुलाई को फसल बीमा योजना के प्रचार के लिए एक पैदल यात्रा निकालेंगे। ये पैदल यात्रा गांव दुल्हेड़ा से झज्जर के जिला मुख्यालय तक निकाली जाएगी। फसल बीमा योजना से जुड़ने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। तो हरियाणा सरकार की कोशिशें हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना से जुड़े। दुल्हेड़ा है एक हमारे झज्जर जिले में, दुल्हेड़े से झज्जर तक की पद यात्रा मैं करने वाला हूं, केवल इसीलिए कि हर किसान भाई तक ये बात पहुंच जाए कि इस समय फसल बीमा योजना चल रही है और उस फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए 31 तारीख आखिरी तारीख है। इस पदयात्रा में ओपी धनखड़ के साथ बीमा कंपनी के कर्मचारी भी होंगे और इसी दौरान किसान अपना निजी बीमा भी करा सकते हैं। पूरे गांव को एक साथ बीमा कराने की जरूरत नहीं है। आपके माध्यम से कई बातें ठीक किसानों तक पहुंचे। कुछ गांवों की मुझे आज जानकारी मिली कि उनको लग रहा है कि पूरा गांव बीमा कराएगा तो ही बीमा होगा, और उन्होंने कहा पूरे गांव को कैसे तैयार करें। तो कोई भी व्यक्तिगत अपना बीमा करा सकता है, इसमें कोई 10, 20, 50, 100 संख्या की कोई वो नहीं है। धनखड़ की ये पैदल यात्रा गांव दुल्हेड़ा से झज्जर के जिला मुख्यालय तक निकाली जाएगी। गौरतलब है कि इस योजना से जुड़ने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। लिहाजा सरकार की कोशिश है कि किसान ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाएं। हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार का एक हैरान करने वाला बयान सामने आया है। ये बयान उन्होंने सरकार की नई परिवहन पॉलिसी को लेकर दिया है। हरियाणा के परिवहन विभाग ने रोडवेज के बेड़े में बसों की तादाद बढ़ाने के लिए प्राइवेट बसों को परमिट देने की नीति बनाई है। परिवहन मंत्री का दावा है कि इस नीति पर सभी की सहमति है और इसका कोई विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन कर्मचारी यूनियन मंत्री जी के इस दावे से इत्तेफाक नहीं रखती। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में बसों की तादाद बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी लाई गई है, जिसके तहत प्राइवेट बसों को परमिट दिया जाएगा। इन प्राइवेट बसों में ड्राइवर भी प्राइवेट होगा, लेकिन उसका कंडक्टर सरकारी होगा। आगे हमने अभी योजना बनाई है कि हम पूरे प्रदेश में लोगों की सुविधाओं को देखते हुए एक स्कीम लेकर आ रहे हैं, जिसमें जो बस मालिक की है, ड्राइवर मालिक का होगा, कंडक्टर हरियाणा रोडवेज का होगा, परमिट हमारे हरियाणा रोडवेज का होगा। हम पर किलोमीटर के हिसाब से स्कीम लेकर आ रहे हैं, जिससे कि पूरे प्रदेश में बस चलाएंगे। सरकार की ये नई पॉलिसी रोडवेज यूनियन के विरोध की वजह बनी हुई है। कर्मचारी इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, लेकिन परिवहन मंत्री का एक दावा हैरत से भरा है, जिसमें वो कहते हैं कि इस पॉलिसी का कोई विरोध ही नहीं कर रहा और इससे सब सहमत है। सर, जो निजी बस इसका विरोध हुआ है, पहले भी आपने किया था। नहीं, उसका कोई विरोध नहीं है। मैंने कर्मचारियों से बातचीत की थी। हमने प्राइवेट का बिल्कुल विरोध किया है। हम शुरू से इस बात का विरोध करते आए हैं। हमने कहा है कि प्रदेश की सरकार परिवहन विभाग में 10,000 बसों का बेड़ा खड़ा करे। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन सरकार के फैसले का विरोध कर रही है। उसका कहना है कि सरकार प्राइवेट बसों की बजाय सरकारी बसों की संख्या बढ़ाए। हिसार से कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया।
रोहतक गैंगरेप मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। उधर इस मामले में गठित की गई एसआईटी 90 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। रोहतक गैंगरेप मामले को लेकर आज एडीजीपी मोहम्मद अकील पीड़ित लड़की से मिले। एडीजीपी के मुताबिक पुलिस इस मामले को लेकर बेहद संजीदा है और इस मामले में एसआईटी का गठन कर लिया गया है। रोहतक में छात्रा से गैंगरेप के मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी 90 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मामले में डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा। जांच का दायरा कह सकते हैं, हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एक फॉर्म कर दी है जिसमें हमारे जो एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर्स हैं सभी फील्ड के, उन सबको लगाया गया है। और ये इसीलिए किया गया क्योंकि ये केस थोड़ा इम्पोर्टेंट केस है, तो जल्दी ही जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर बुधवार को रोहतक पहुंचे और पीड़ित छात्रा से बातचीत की। एडीजीपी के मुताबिक पुलिस इस मामले को लेकर संजीदा है। केस की छानबीन की जा रही है। अक्यूज्ड और जो लिखाए हैं जो पीड़िता ने, उनमें से एक अक्यूज्ड की तो पहचान हो गई है, एक और की पहचान अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है, ना ही जो पीड़ित पक्ष है वो उसकी कोई पहचान बता पाए हैं। उधर हरियाणा सरकार की ओर से भी मामले में संजीदगी का दावा किया जा रहा है। हमारी सरकार किसी भी हालत में हम अपने प्रदेश में बच्चियों की अस्मत को लुटने नहीं देंगे। एसआईटी 90 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। गैंगरेप मामले में डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा। उधर गिरफ्तार किए गए आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। राज टाकिया के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया। हरियाणा में लगातार मंचलों के छेड़छाड़ करने के मामले सामने आ रहे हैं। पहले रेवाड़ी से तो अब अंबाला में नया मामला सामने आया है। यहां भी मंचलों से परेशान कुछ लड़कियों ने पढ़ाई ना करने का मन बनाया। हरियाणा में छात्राओं व लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना बढ़ रही है। अब अंबाला में मंचलों ने छात्राओं को आते जाते परेशान करना शुरू कर दिया है, जिसकी सूचना अंबाला कमिश्नर को दी गई है। यह है अंबाला सिटी का प्रेमनगर सरकारी स्कूल, जिसका रिजल्ट जिले में हमेशा मेरिट में रहता है। बच्चे आसमान छूने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इस स्कूल की 11वीं क्लास में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं का ये सपना उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश कर रहे हैं उन्हें छेड़ने वाले कुछ मंचले, जिन्हें ना तो प्रशासन का कोई डर है और ना ही कानून का। ये इतने निडर है कि पुलिस के पास मामला जाने के बाद इन्होंने छात्राओं को सरेआम देख लेने की धमकी दे डाली और अब उन्हें तंग करना जारी है। छात्राएं इतनी परेशान हो गई हैं कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया। हालांकि प्रिंसिपल उनका साथ देते हुए पुलिस के पास भी गए, लेकिन कोई हल नहीं हुआ, जिससे मंचलों की हिम्मत और बढ़ गई। आज के युग में जब हम सारे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तथ्य के अंदर के हर बच्चा पढ़े, और उस समय पर जब ये बात हमारे सामने आई तो हमें भी बड़ा सीरियस लगा। कई बार लिखा, लेकिन उस पर कभी गौर नहीं किया गया था पुलिस द्वारा। मामला अंबाला पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी संभाल रहे एडीजीपी के संज्ञान में आया, तो उन्होंने पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए और कोताही बरतने पर सख्ती बरतने की भी चेतावनी दे डाली। बिल्कुल, जो भी शिकायत आ रही है उस पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। मंचलों की मनमानी से आखिर छात्राएं कब तक परेशान रहेंगी, यह एक बड़ा सवाल है। छात्राओं के साथ पहली बार छेड़छाड़ नहीं हुई है। तमाम वादे व दावों के बावजूद भी छात्राओं के साथ छेड़छाड़ नहीं रुक रही। करनाल में आज छात्रों के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। एक छात्र की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। करनाल में स्कूली छात्रों के 2 गुटों के बीच में हुए खूनी संघर्ष में एक छात्र की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। करनाल में बस स्टैंड के पीछे एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के गेट के पास छात्रों के 2 गुट भिड़ गए। इस दौरान एक गुट ने 2 छात्रों पर लोहे की रॉड और चाकुओं से हमला कर दिया। इस झड़प में विजय नाम के छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जो ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है और हालत गंभीर है। ऐसे सभी मामलों को पुलिस काफी गंभीरता से लेती है और सब पे हम सब कार्रवाई करते हैं। हमले में जान गंवाने वाला विजय एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का 12वीं का छात्र था। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन किया है। कुछ संदिग्ध छात्रों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है।
करनाल में एक महीने के अंदर स्कूली छात्रों में झगड़े और चाकूबाजी का यह दूसरा मामला है। कमरजीत सिंह विर्क, जी मीडिया, करनाल। हिमाचल में हिमाचल यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ एबीवीपी और एसएफआई का प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र संगठन ने एग्जीक्यूटिव मीटिंग के सदस्यों का घेराव कर ज्ञापन सौंपा और मांगे न माने जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में रूसा सिस्टम और फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्र संगठनों ने रोष मार्च निकालकर यूनिवर्सिटी प्रशासन और सरकार को घेरने की कोशिश की है। रूसा और फीस बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की सियासत गरमाई हुई है। एसएफआई के कार्यकर्ता कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, जबकि एबीवीपी ने सरकार की शव यात्रा निकालकर फीस बढ़ोतरी के खिलाफ रोष दर्ज किया। एबीवीपी के मुताबिक सरकार ने फीस बढ़ोतरी के मसले को लेकर एक कमेटी गठित की थी, जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया। हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने को लेकर छात्र संगठनों पर जिस प्रकार से बैन लगाए गए हैं और विश्वविद्यालय के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में सभी यूनिवर्सिटी के अंदर काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अभी तक आधा अधूरा रिजल्ट ही निकाल पाया है, जिससे कि हजारों स्टूडेंट्स का जो है वो भविष्य खतरे में। एसएफआई ने एबीवीपी के बहाने एचपीयू के वीसी को निशाने पर लिया, साथ ही रूसा सिस्टम के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार को छात्रों की डिमांडें पूरी करनी चाहिए, मुख्यमंत्री साहब उन डिमांडों को पूरा ना करने के बजाय बल्कि नए से नए फॉर्मूले छात्रों को दबाने के लिए सामने ला रहे हैं। एबीवीपी और एसएफआई फीस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि रूसा सिस्टम को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी करार दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश के सीमाई इलाकों की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार काफी संजीदा है। इसी को लेकर हिमाचल प्रदेश के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर संजय कुंडू ने बताया कि गृह मंत्रालय से और सुरक्षा बलों की मांग की गई है। हरियाणा में छात्राओं व लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना बढ़ रही है। अब अंबाला में मंचलों ने छात्राओं को आते जाते परेशान करना शुरू कर दिया है, जिसकी सूचना अंबाला कमिश्नर को दी गई है। हिमाचल प्रदेश के साथ पंजाब की सीमा लगती है और अब इस क्षेत्र में हिमाचल सरकार सुरक्षा को और भी पुख्ता करने का मन बना रही है, ताकि हिमाचल प्रदेश में कोई बड़ी घटना होने से रोकी जा सके। ऊना में हिमाचल प्रदेश के एडीजीपी संजय कुंडू ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और पंजाब से साथ लगती सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने को लेकर मंथन किया। एडीजीपी ने बताया कि गृह मंत्रालय से सुरक्षा की मांग की गई है। दवाइयों की दुकानें हैं, वो इंस्पेक्ट हम नहीं कर सकते, या जैसे ये ड्रग्स की फैक्ट्री या बत्ती वगैरह बरोटी वाला में हम नहीं इंस्पेक्ट कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम चरस, अफीम, गांजा और ये सुल्फा या जो ड्रग्स है दूसरी, उनको हम पकड़ सकते हैं, सीज कर सकते हैं। तो इसमें हमने सरकार को लिखा है कि इसमें एक बड़े कदम की जरूरत है। एडीजीपी ने पंजाब से लगी सीमा पर बढ़ रही नशे की समस्या पर चिंता जताई और साफ कर दिया कि जिस तरह कांगड़ा जिले में पंजाब से सटे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई और धरपकड़ की गई है, वैसा ही अभियान अब सरहदी जिला ऊना में भी चलाया जाएगा और इसके लिए स्पेशल पुलिस फोर्स भी लगाई जाएगी। तो हमने पिछले 1 महीने से उस एरिया में बहुत बड़ा अभियान चला रखा है, स्पेशल फोर्स बटालियन हमने दी है, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आए, 100 से ज्यादा केस हो गए, अभी भी चल रहा है। ऐसा ही हम ऊना में भी लॉन्च करेंगे। मंचलों की मनमानी से आखिर छात्राएं कब तक परेशान रहेंगी, यह एक बड़ा सवाल है। छात्राओं के साथ पहली बार छेड़छाड़ नहीं हुई है। तमाम वादे व दावों के बावजूद भी छात्राओं के साथ छेड़छाड़ नहीं रुक रही। गया में नक्सली हमले में शहीद हुए पंजाब के जाबाज रमेश कुमार को नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी गई। रमेश ने 6 साल पहले सीआरपीएफ ज्वाइन की थी। बिहार के गया में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए होशियारपुर के राकेश कुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। बिहार में हुए नक्सली हमले में पंजाब का एक सपूत भी शहीद हो गया। बुधवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें नम आंखों से विदाई दी गई। रमेश के भाई नीरज ने अपने भाई के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। रमेश का भाई भी आर्मी में है और इन दिनों फिरोजपुर में तैनात है और रमेश ने 6 साल पहले सीआरपीएफ ज्वाइन की थी, लेकिन नक्सली हमले में रमेश अपना फर्ज निभाते हुए शहीद हो गए। जब रमेश की शहादत की खबर आई तो उनके परिवार में मातम छा गया।
रमेश की मां को जब अपने बेटे के शहीद होने की खबर मिली तो वो बेहोश हो गईं। पति का पहले ही निधन हो गया था और अब परिवार ने रमेश को भी खो दिया। लेकिन इस परिवार ने देश को जो दिया है वो देश कभी नहीं भूलेगा। रमेश की शहादत पर पूरे देश को गर्व है। इस नक्सली हमले में कोबरा बटालियन के 10 जवान शहीद हो गए थे और घटनास्थल से AK-47 राइफल और अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर भी बरामद हुआ था। होशियारपुर से रमन खोसला, जी मीडिया। गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई के मुद्दे पर आज संसद में जोरदार हंगामा हुआ। गृह मंत्री ने ऊना की घटना पर बयान भी दिया। गुजरात में दलितों की पिटाई के मसले को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरते हुए लोकसभा में जमकर हंगामा किया। राज्यसभा में कांग्रेस, बीएसपी, टीएमसी और जेडीयू ने ऊना की घटना उठाते हुए सरकार को घेरा। ऊना के मुद्दे पर हंगामे की वजह से कई बार राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हुई। लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ऊना की घटना की निंदा करते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया। गुजरात में 11 जुलाई को जो भी घटना घटित हुई है, सबसे पहले तो उसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानता हूं और उसकी कठोर शब्दों में मैं निंदा करता हूं। इस घटना की जानकारी प्राप्त होने पर उन्होंने उसकी चर्चा की और उस पर बहुत ही इसको जहां खंडन किया उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने। मैंने देखा यही मामला गुजरात वाला जो उत्पीड़न का है, यदि बीएसपी इसको लेकर पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने से पहले हम लोग प्रेस नोट जारी नहीं करते या इसको मैं पार्लियामेंट में नहीं उठाती तो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग सब अंदर अंदर आपस में मिल गए थे, इस मामले को दबा दिया था। जैसे उत्तर प्रदेश के आगरा में एक दलित वर्ग के व्यक्ति को चौराहे पर दौड़ा करके मारा गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। उस समय ये राजनीतिक करने वाले लोग क्यों नहीं गए थे? मैं मायावती जी से भी पूछना चाहता हूं कि उस समय वो वहां क्यों नहीं। आज ऊना की घटना के विरोध में दलित संगठनों ने गुजरात में बंद बुलाया। बंद का मिला जुला असर दिखा। कई जगह सड़कों पर प्रदर्शन और पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुई। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने आज ऊना में पीड़ितों के घर जाकर उनसे मुलाकात की और इंसाफ का भरोसा दिलाया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी 22 जुलाई को गुजरात जाकर पीड़ित दलितों से मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमन कपूर, जी मीडिया। ऊना में दलितों की पिटाई के मुद्दे पर जब संसद में बहस हो रही थी तब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सो रहे थे। लोकसभा की चर्चा के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से सोते हुए दिखाई दिए। लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह बयान दे रहे थे। कांग्रेस के दूसरे सांसद गृह मंत्री के बयान पर हंगामा कर रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी सोते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी पर न हंगामे का असर, न ही बहस की फिक्र। सिर पर हाथ रखकर राहुल सो गए। तो अंदर जाने से थोड़ी आराम मिल जाती है तो आंख बंद करते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर आ जाए और आप बोलो सोते हैं, ये कोई तरीका है? देखिए, इससे कांग्रेस का वह चेहरा सबके सामने आ जाता है कि कितने सीरियस हैं वो इस दलित के महत्व पर। जब लोकसभा के अंदर इसके ऊपर चर्चा हो रही थी और राहुल गांधी सो गए थे, इससे आप समझ सकते हैं वो कितने संवेदनशील और कितने गंभीर हैं दलित उत्पीड़न के मामले में। दिलचस्प यह है कि राहुल कल दलितों की पिटाई के मुद्दे पर ऊना जाने वाले हैं। कल जा रहा हूँ भैया मैं। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल संसद में बहस के दौरान सोते हुए दिखे हों। इससे पहले भी कई मौकों पर वो संसद में सोते हुए नजर आए हैं। राहुल गांधी को कई बार फजीहत का सामना करना पड़ा है। 16 जुलाई को दिल्ली में विजेंदर सिंह के बॉक्सिंग मैच के दौरान जब राहुल पहुंचे तो लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। 25 नवंबर 2015 को बेंगलुरु में राहुल ने छात्रों के सामने केंद्र की योजनाओं की आलोचना की तो छात्रों ने राहुल की हुटिंग की। 13 अगस्त 2015 को मानसून सत्र के दौरान राहुल के हाथ में भाषण के पॉइंटर्स वाली पर्ची कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। 1 मई 2015 को राहुल ने नेपाल भूकंप पीड़ितों के लिए मोबाइल से देखकर संदेश लिखा, जिसका काफी मजाक बना। आज सोनिया गांधी ने संसदीय दल की बैठक में कहा था कि कांग्रेस दलितों की पिटाई के मुद्दे को संसद में जोर शोर से उठाएगी। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। एनएसजी में भारत की सदस्यता का मुद्दा आज लोकसभा में उठा। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए। सरकार ने कहा सदस्यता पाने के लिए भरपूर कोशिश हुई। एनएसजी की सदस्यता के मामले पर सरकार ने विपक्ष को जवाब देते हुए भरसक प्रयास करने की बात कही है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने एनएसजी में भारत की सदस्यता का सवाल उठाया। कहा सदस्यता नहीं मिलना भारत का अपमान है। विपक्ष ने ये भी आरोप लगाया कि एनएसजी की सदस्यता को लेकर सरकार ने बढ़ा चढ़ाकर प्रचार किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विपक्ष के दावे को खारिज किया। 12 मई को जब एप्लीकेशन दी 2016 में, इतने लो फैन
फेयर से दी, कोई धूम धड़ाका उसके लिए नहीं किया। हाँ, बाद में भरपूर प्रयास जरूर किया, लेकिन जहाँ तक चाइना के साथ एंगेजमेंट का सवाल है, हम एंगेजमेंट में लगे हैं, अभी भी हमने प्रयास बंद नहीं किया। एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप 48 देशों का एक संगठन है। एनएसजी परमाणु सामग्री और तकनीक के इस्तेमाल को सुनिश्चित करता है। भारत ने 2004 में एनएसजी का सदस्य बनने के लिए अभियान शुरू किया था। 12 मई को भारत ने एनएसजी का सदस्य बनने के लिए औपचारिक आवेदन दिया था। जून में सियोल बैठक के दौरान चीन के विरोध की वजह से भारत की कोशिश नाकाम हो गई। विदेश मंत्री ने लोकसभा में ये भी साफ किया कि भारत एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर कभी भी दस्तखत नहीं करेगा। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजन गुसाई, जी मीडिया। क्या कश्मीर घाटी में बाहरी ताकतें कट्टरवाद को बढ़ावा दे रही हैं? सूत्रों की माने तो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट भी इसकी तस्दीक कर रही है। जी मीडिया ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इसकी जांच की। यहां से सामने आए कुछ चौंकाने वाले तथ्य बता रहे हैं कि घाटी में सऊदी अरब सहित कुछ देशों से पैसा भेजा जा रहा है, जिसके जरिए घाटी को कट्टरवाद की आग में झोंका जा रहा है। पिछले कई साल से लगातार सऊदी अरब से कट्टरपंथी श्रीनगर, कश्मीर के कई इलाकों में पैसा भेज रहे हैं और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए लगातार मस्जिदें बनवा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा खामियाजा यहां रहने वाले मूल कश्मीरी को भुगतना पड़ रहा है। हमने खुफिया एजेंसियों की तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग की और वहां हमें कई उलझे हुए सवाल मिले। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर हो या दक्षिण कश्मीर से लेकर उत्तरी कश्मीर या फिर सरहद से लगा गुरेज का इलाका हो, हर जगह आपको बड़े पैमाने पर नई मस्जिदों की इमारतें खड़ी नजर आएंगी। लेकिन दिक्कत मस्जिदों से जुड़ी हुई नहीं है, दिक्कत है वहाबी विचारधारा और उसे आगे बढ़ाने वाला एजेंडा। कुछ लोगों का आरोप है कि इस तरह की मस्जिदों और मदरसों का निर्माण वादी में शांति और अमन की बात करने वाले सूफी विचारधारा को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। सूफीज़म की जो सरजमीन है, यहाँ पे बड़े बड़े सूफीज़म वलीउल्लाह गुजरे हैं इस सरजमीन पे। तो आजकल जो है बहुत टाइम हो, आजकल ही नहीं बल्कि कुछ 10-15 साल से ये होता जा रहा है। यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं जिनको बाहर से एड मिलता है, अमेरिका से, बरतानिया से, सऊदी अरब से, वो वहाबी अकायद पे काम कर रहे हैं। फाजिल्का से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिले के रुकना गांव में सफाई के दौरान अचानक 50 से 60 सांप एक साथ नजर आए। फाजिल्का के रुकना गांव में बाबा सैयद वन पीर की दरगाह से निकले एक साथ 60 सांप श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बने हुए हैं। फाजिल्का से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिले के रुकना गांव में सफाई के दौरान अचानक 50 से 60 सांप एक साथ नजर आए। देखने वाला हर शख्स हैरान रह गया। पहले ही ये दरगाह लोगों की आस्था का ठिकाना था और ये सांप निकलने के बाद श्रद्धालुओं ने और बड़ी तादाद में यहाँ आना शुरू कर दिया है। जलालाबाद के रुकना गांव में शीशे के बॉक्स के सामने माथा टेक रहे ये लोग आस्था से सराबोर हैं और इस शीशे के बॉक्स में भरे सांपों को बाबा सैयद वन पीर का रूप बता रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले सफाई के दौरान बाबा सैयद वन पीर की 100 साल पुरानी दरगाह में से एक साथ 50 से 60 सांप निकले। इतने सांपों को एक साथ देखकर हर कोई चौंक गया और फिर इन सांपों को शीशे के इस बॉक्स में बंद कर दिया गया। केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह एथलीट और 200 मीटर रेस के धावक धर्मवीर सिंह को सम्मानित करेंगे। धर्मवीर को इस्पात मंत्रालय की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। 200 मीटर रेस में रियो का टिकट कटाने वाले एथलीट धर्मवीर की तरफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मदद का हाथ बढ़ाया है। रियो ओलंपिक्स में देश को एथलीट धर्मवीर सिंह से भी पदक की उम्मीद है। इस उम्मीद को सहारा देने की खातिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल ने मदद का हाथ बढ़ाया है। खुद केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने एथलीट धर्मवीर सिंह को सेल की लोगो और टी शर्ट भेंट की। साथ ही 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी। केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई है कि धर्मवीर सिंह पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अब की बार पहली बार हम एथलेटिक्स में मेडल जीतेंगे। हरियाणा के खिलाड़ियों ने एक बार फिर दुनिया में अपने हुनर का लोहा मनवाया है। हिसार की 2 खिलाड़ियों ने टर्की में हुए वर्ल्ड स्कूल गेम्स में ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। हिसार की नेहा कुमारी और परीक्षा मित्तल ने
तुर्की में देश का नाम रोशन किया है। वर्ल्ड स्कूल गेम्स में दोनों ने ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीतकर देश का परचम लहराया है। ये अभिनंदन दुनिया में धाक जमाने वाले हुनर का है। ये सम्मान देश का नाम ऊंचा करने वाले जज्बे का है। ये शानदार स्वागत हरियाणा की चैंपियन बेटियों का है। हिसार की नेहा कुमारी और परीक्षा मित्तल तुर्की में हुए वर्ल्ड स्कूल गेम्स में देश के नाम का डंका बजाकर लौटी हैं। दोनों ने कराटे के कुछ ऐसे दाव पेच दिखाए कि प्रतिद्वंदी के पसीने छूट गए। अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। दिल्ली, हिसार और भटिंडा में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जबकि अन्य जगहों पर इससे कम तापमान दर्ज किया गया है। कई जगहों पर मानसून के सीजन में बादल और बारिश की आंख मिचोली के बीच तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे बरकरार है। हिसार में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि दिल्ली में 36 डिग्री सेल्सियस रहा। गुड़गांव में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और चंडीगढ़ में 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब के बड़े शहरों में सबसे अधिक 37 डिग्री सेल्सियस बठिंडा में दर्ज किया गया, जबकि अमृतसर में 36 डिग्री सेल्सियस और जालंधर में 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। पटियाला में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा। पहाड़ों की बात करें तो शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस, धर्मशाला में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। मनाली में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर में 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहाड़ी शहरों के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। श्रीनगर और मनाली में बीते दिनों के मुकाबले तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया।